सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर। सो लास्ट क्लास जो हमने आपका डिस्कस किया था वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने आपका डिस्कस कर लिया था। सो इन दिस क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम आपका जैसे कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसके बाद वाला जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम, वो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ओके, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जो हमको सबसे पहली चीज़ पढ़नी है दैट इज व्हाट, यस, जैसे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, राइट। तो ये रहा हमारा टॉपिक, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अच्छे से दिख रहा है, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। ओके, सो लास्ट जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट आपका एलिवेट कर रहा था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन देके समझाऊंगी, ठीक है। सो यस, वी विल स्टार्ट द लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। सो जो अब थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो अगेन हम आपको पता है, एक बात तो आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है आपको, दैट व्हेनेवर वी आर हैविंग वन सॉल्यूशन, ओके, व्हेनेवर वी आर हैविंग वन सॉल्यूशन, और जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में हम जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, राइट। जब हमारे पास सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड होता है, जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड हो जाएगा तो इवापोरेशन धीरे होगा, देर में होगा, राइट। और जो वेपर्स भी होंगे बिकॉज ऑफ अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो कि वेपर नहीं बनाता, उसकी वजह से आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ही पता था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे। सबसे पहले बिफोर वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने ये समझा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमने ये समझा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वैसे अब हम समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या होता है। सो बेसिकली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। मतलब जो लिक्विड स्टेट का, यस, सो मैं क्या बोल रही थी, फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहां पर आपका टेम्परेचर किसका, वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब आपका वेपर प्रेशर किसका, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट, राइट। आपको पता है जब भी कोई आपका सॉलिड होता है, मतलब अगर मान लो आइस है तो पहले वो सॉलिड स्टेट में धीरे धीरे जाके जैसे जैसे आप उसको और हीट करते हो वेपर प्रेशर और बढ़ता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पॉइंट जब सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड का, वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गया, दो तरीके से हमने इसको समझ लिया। फर्स्ट इज इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये वो टेम्परेचर है जब आपका लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। Hence, with addition of non-volatile solute to solution, freezing point डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा वो आपको समझाएंगे। जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो आपका क्या होता है, ये जान लो, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया। हैंस विद द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। कैसे करता है उसको अभी हम आपके ग्राफ से समझते हैं। देखिए, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये मान लो आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस आपको टेम्परेचर दे रखा है, दिस इज टेम्परेचर, वाई एक्सिस में आपका वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये जो लाइन है, ये जो बेसिक लाइन है, ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन है, और प्योर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होगा, राइट।
एंड आपको पता है जैसे हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो जस्ट प्योर सॉल्वेंट के जस्ट नीचे आपकी सॉल्यूशन की लाइन होगी, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन है, सॉल्यूशन की लाइन है, ठीक है। तो ये क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे कम होता है, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, ठीक है। नाउ कम्स हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं बात आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, राइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। अब मान लो सॉलिड स्टेट, जब आपको पता है पहले सॉलिड होगा, आप उसको हीट करोगे तो धीरे धीरे जो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बनने लगेंगे। तो विद टेम्परेचर आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड भी कुछ यहाँ से स्टार्ट है। मान लो ये अगर सॉल्वेंट का लिक्विड का था तो सॉलिड से नीचे होगा, तो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्वेंट, मान लो सॉलिड सॉल्वेंट था, ठीक है, कोई भी सॉलिड सॉल्वेंट, मान लो वाटर सॉल्वेंट है तो आइस था, ये आइस यहाँ से यहाँ तक सॉलिड में था। ये पॉइंट ऐसा है जब आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, मेल्ट होके ये पॉइंट पे पूरे आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। एंड ये पॉइंट जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है करस्पॉन्ड टू दिस टेम्परेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसका बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। नाउ सेम प्योर सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन का ग्राफ था, राइट, ये सॉल्यूशन का लाइन था। सॉल्यूशन का लाइन भी ऐसे हम इसको जोड़ते हैं जब एक टाइम पे आपका सॉल्यूशन, ठीक है, जब आपका सॉल्यूशन किसमें स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, किसमें था, सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन है, राइट, सॉल्यूशन क्या है, ये आप देखो, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, राइट, सॉलिड सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्योर लिक्विड। एंड ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये जो सॉलिड सॉल्वेंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन। सो हैंस द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट डिक्रीजेस इस फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे ही ये देखो, ये आपका सॉल्यूशन का ग्राफ जा रहा था, ये है, ठीक है, इस पॉइंट को टच किया यहाँ पर आके, ठीक है, इस पॉइंट को टच किया, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है, जो सॉलिड सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे तो सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है लिक्विड से, इस पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है सॉल्यूशन से, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड, ये सॉलिड, तो ये सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है लिक्विड सॉल्यूशन से, ठीक है, ये पॉइंट। एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्ड टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट के करस्पॉन्ड टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं TF। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन। ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, और इन दोनों के डिफरेंस को हमने डेल्टा TF से डिटरमाइन कर दिया। आपको इतना समझ में आ गया होगा ना, जैसे कि देखो ये आपका प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन का जस्ट उसके नीचे रहता है, ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, तो ये जो पॉइंट है जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट ही था, इस पॉइंट पे ये प्योर सॉल्वेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है प्योर सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट का। एंड सिमिलर वे सॉल्यूशन है, हमने यहाँ तक जोड़ दिया। अब देखो इस पॉइंट पे, इस वेपर प्रेशर पे एंड इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये पॉइंट जो है, ये आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, मतलब थोड़ा कम। जब वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है, इवन टेम्परेचर की वैल्यू कम है, तभी आपका सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, मतलब डिक्रीज कर रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ये था, अब इससे डिक्रीज कर गया, राइट, पीछे चला गया। देखो ये हो रहा है ना, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ये, पर ये डिक्रीज कर गया, राइट, इसलिए हम इसको, इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं, ये डेल्टा TF क्या होगा आपका, ये आपका ग्रेटर है, तो TF नॉट माइनस TF, राइट। एंड इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हैंस इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला, ये जो सोल्यूशन था प्योर सॉल्वेंट था, जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, क्या किया, देखो ये आपका सॉल्वेंट चला रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट चला रहा है, जैसे ही हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड किया, क्या हुआ, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, राइट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। हैंस वी कैन से दैट, क्या हम बोल सकते हैं विद एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू सोल्यूशन, जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को सोल्यूशन में ऐड करते हैं, क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, क्या करता है, फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो आपका डिक्रीज करता है। हैंस विद एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट टू सोल्यूशन
फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है। अब अगेन जैसे हमने उसमें समझा था, यहाँ पर भी आपका सेम है। देखो ये हमारा ग्राफ से हमको समझ में आ गया जो भी रिलेशन था इन दोनों के बीच में। अब दूसरी जो रिलेशन है इनके बीच में वो हमको किससे समझनी है, हमको समझनी है उस रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया और कहा जो आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, जो डेल्टा टी एफ है, जो डिफरेंस, राइट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ है। टी एफ तो आपका क्या है, द टेम्परेचर, और यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोल्यूशन, और सॉरी सोल्यूशन ऑन प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं। इसको आप प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, इसको आप सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। बट यही तो है डिप्रेशन, ये जो डिफरेंस है उसको ही हम बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो एक्सपेरिमेंटली जब रिजल्ट निकाला तो उन्होंने क्या कहा, जो डेल्टा टी एफ है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोपोर्शनल है एम से। और एम क्या है आपका, एम है आपकी मोलैलिटी, क्या है, एम है आपकी मोलैलिटी, ठीक है। एम बेसिकली मोलैलिटी है, ठीक है। और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी आपका पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिवाइडेड बाई क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन से सॉल्यूट यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा आपका, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ नॉन वॉलेटाइल, सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। सो ये आपका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, इतना हमको बात पता है। अगेन यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आ गया, इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हमको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे तो हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, लगाएंगे, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी के एफ। के एफ स्टैंड्स फॉर दी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वहां पर के बी था, दैट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पर होगा के एफ। तो अभी तक हमने यहाँ पर बता दिया टी एफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी बेसिकली क्या होता है आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर क्या हुआ आपका, जो टी एफ है ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, सॉल्यूट पार्टिकल से प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रहा है। हेंस दिस रिलेशन प्रूव्स दैट दिस डेल्टा टी एफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टी एफ, हम टी एफ की बात नहीं कर रहे हैं, आपका टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात नहीं करें, हम बात करें इस टर्म की डेल्टा टी एफ। ये डेल्टा टी एफ क्या है, ये आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। उसका नेचर क्या है, कैसा है, वो सब पे डिपेंड नहीं कर रही, बस नंबर पार्ट कितना अमाउंट है, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इसलिए हमने इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। यहीं पर वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको अभी बताया, वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जो डेल्टा टी एफ था वो प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जो की चीज आपकी प्रूव करती है दैट इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस तरीके से ये प्रूव होता है, ठीक है। नाउ कम्स डेल्टा टी एफ। हमने बताया था आपको डेल्टा टी एफ जो है वो प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, तो हम उस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, के एफ। बेसिकली के एफ क्या है, के एफ को बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, व्हाट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा भी नाम है, जैसे इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे उसका था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट था उसका नाम, राइट, केबी का, जो कि आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट उसका नाम ये भी था। वैसे ही के एफ का होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और यू कैन से क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इतनी चीज आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी, राइट। नाउ अब मैं बोलूँ, ये हमारा प्रॉपर टर्म आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रेड में सर्कल कर दिया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ एक और चीज, जो के एफ है आपका वो डिपेंड ऑन सॉल्वेंट ओनली। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्वेंट पे ओनली। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था केवी जो होता है, केवी आपका वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके किस पे, आपके सॉल्यूशन, सॉरी वो भी आपके सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। वैसे ही ये आपका के एफ भी सिर्फ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है, तो ये आपको याद रखना है। अगेन इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका हमारे पास जो है वो ये है, 1 मिनट, यस आई हैव वन पेपर, राइट, 1 मिनट, वेयर इट इज, एवरीथिंग गॉट मिक्स्ड अप, ओके, यस आई विल टेल हियर, यस।
अब आपको पता है, देखो के एफ का यूनिट निकालना है आपको, ये हम ले लेते हैं पेपर के एफ, राइट। के एफ का यूनिट निकालना है आपको। यूनिट के लिए हम सबसे पहले तो सेम हमारा जो फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई एम, राइट, ये है। तो के एफ का यूनिट कैसे निकलेगा, के एफ इक्वल्स टू टी एफ बाई एम, ये एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई एम। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी का यूनिट होता है ग्राम, मान लो नंबर ऑफ मोल्स, राइट। नंबर ऑफ मोल्स को आप मोल मानो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई मास इन केजी, राइट। तो केजी हो गया, मास का यूनिट तो केजी होता है, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स का मोल हो गया डिवाइड बाई केजी, और टीएफ का केल्विन। अब ये केजी जो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल, राइट, केल्विन केजी पर मोल, ये यूनिट हो गया, ये यूनिट है केएफ का। वैसे ही निकाला था हमने, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो यूनिट कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। मोल, ये मोल निकल गया बाहर, सो मोल, ठीक है। तो क्या हो गया, केल्विन को कैपिटल के, केजी देन मोल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसा। सो वही लिखा हुआ है। यूनिट क्या है, यूनिट हमने दे दिया है केएफ का, केल्विन केजी पर मोल। कैसे निकाला, आप ये वाला जो अभी मैंने समझाया उससे रेफर कर सकते हैं कि मैंने उसको कैसे निकाला है, ठीक है। नाउ कम्स our this next, okay, नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको कभी कभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि डिफाइन करो केएफ, क्या करो, डिफाइन करो केएफ की वैल्यू को डिफाइन करो। सो डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम केएफ की वैल्यू को, सो केएफ इज डिफाइन एज वेयर, देखो केएफ बेसिकली क्या है, अगर आप एम की वैल्यू को 1 पुट कर दो, अगर आप एम की वैल्यू को 1 पुट कर दो तो केएफ विल बी इक्वल्स टू दिस, राइट, दैट इज व्हाट, डेल्टा टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। सो हम इसको ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हमने एम की वैल्यू को 1 पुट किया तो केएफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। सो यू कैन से द मोलर, ये जो केएफ क्या है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1, व्हेन इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्या है, व्हेन हमने एम को 1 पुट किया, राइट, हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने एम को 1 पुट कर दिया तो केएफ इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा टी एफ। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किससे, डिप्रेशन, कितना डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट के, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन हुज मोलैलिटी इज 1, जिसकी मोलैलिटी 1 है वो है बेसिकली। या तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज, नो, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 1 and the mass of the solvent in 1 kg, the molar depression constant is equals to the molar depression constant is equals to depression in freezing point, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर भी 1 लगा दो, मास ऑफ द सॉल्वेंट भी 1 लगा दो, तो बेसिकली ये जो है आपका डेल्टा टी एफ विल इक्वल्स टू व्हाट, के, राइट, बाकी सब 1 हो जाएगा, ये वाली चीज पूरी 1 हो जाएगी। आप नॉर्मली मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट 1 बोल सकते हो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, वैसे ही बोल सकते हो, या फिर सिमिलरली एम को 1 बोल दो, मोलैलिटी को ही 1 बोल दो, ठीक है। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, बेसिकली इज इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन मोलैलिटी, बेसिकली क्या होता है आपका, जब मोलैलिटी आपका 1 होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चल वी गो टू द न्यूमेरिकल्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हो तो आपको आधी से आधी चीजें समझ भी नहीं आएंगी और आपको लगेगा कि आप कर क्या रहे हो, मतलब बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग इज डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिकल एंड दिस सॉल्यूशन चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, तो यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। कोई शॉर्टकट ही नहीं है, तो हमको करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स, ओके। सो आई थिंक, सी आई हैव चेक योर सिलेबस एंड आई गॉट टू नो दैट जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है वो आपके सिलेबस में इस साल नहीं दे रखा है, ठीक है। सो इफ यू पीपल विश देन आई विल टीच यू वेंट ऑफ फैक्टर ऑल्सो, ठीक है, बाद में भी मैं पढ़ा सकती हूँ। तो अभी के लिए हम आपका, क्योंकि हमको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, तो हम वेंट ऑफ फैक्टर को नहीं पढ़ाएंगे, हम ऑस्मोटिक प्रेशर तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम डायरेक्ट आपका सॉलिड स्टेट पे जाएंगे, राइट। सॉलिड स्टेट को जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, देन विल गो टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म करने के बाद हम आपका, अगर हमारा टाइम बचेगा इस दिसंबर मंथ में, तो हम आपका वेंट ऑफ फैक्टर को पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय प्लान इज। सो देखते हैं हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हमारा चीज खत्म होता है, ओके। सो यस, ओके, नाउ व्हाट वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर एक कोई क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन देखो, मैं
क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसके बाद वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एक बार, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप खुद से ट्राई करो, आपको खुद से समझ में आना चाहिए, दैट इज द मेन पार्ट। अगर आप खुद से नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। इतना ही जब हम बोर्ड में पढ़ाते हैं या फिर जब ये एनसीईआरटी आपको इंडोर क्लासरूम, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इतना ही पढ़ाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा सॉल्व नहीं होते हैं, मोस्टली केमिस्ट्री में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री में इतने सॉल्व नहीं होते न्यूमेरिकल्स। आपको बस समझा दिया जाएगा कॉन्सेप्ट और आपको खुद अप्लाई करना चाहिए, और ऐसा भी आना चाहिए, आपको खुद से अप्लाई करके आना चाहिए कि कैसे मैं आगे का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा, राइट, और करूंगी। सो यस, क्वेश्चन 1, तो यस द फर्स्ट क्वेश्चन इज दी यस व्हाट अमाउंट ऑफ, आपको क्या बोला हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ यस C2O5, मतलब ये क्या है आपका इथेनॉल एज्यूम नॉन वोलेटाइल। इसको वैसे इथेनॉल आपका नॉन वोलेटाइल नहीं होता है, वोलेटाइल होता है। यहाँ पर बोला गया है एज्यूम करो कि वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि वो इवापोरेट नहीं कर सकता, मतलब कि वो सोल्यूट है, राइट। हम लोग का जो सोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में, ये जो एजेट्रोपिक मिक्सचर के बारे में पढ़े, तो इसमें मान रहे हैं कि हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो वोलेटाइल होगा, एक होगा आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। अगर आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दे दिया तो आपका सोल्यूट ही होगा, राइट। इतना तो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इतना बात हमको समझ में आई जाएगी। सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH एज्यूम्ड, एज्यूम करने क्या बोला है, नॉन वोलेटाइल एज्यूम करने बोला हुआ है, ठीक है। सो नॉन वोलेटाइल मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। क्या बोला हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH एज्यूम्ड नॉन वोलेटाइल मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर so that it freezes at -2 डिग्री। क्या बोला है, so that it freezes at -2 डिग्री। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, व्हाट अमाउंट ऑफ पूछा है आपको, क्या पूछा है, इसका अमाउंट बताने बोला है। इसको नॉन वोलेटाइल मानने के लिए कहा गया है। वो किस में डिजोल्व हुआ है, 1 kg वाटर। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मास ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है। सो दैट इट फ्रीजेज एट, किस पे फ्रीज कर रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपको वाटर दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का दे रखा है 0 डिग्री। KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन kg दे रखा है। आपको क्या पूछा, अमाउंट ऑफ, अमाउंट मतलब आपको पूछा है मास, गिवन मास, राइट, गिवन मास पूछा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी इजी, हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला है, राइट। हमारे पास एक जो फॉर्मूला है, हम उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप जब भी आप ऐसे क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप गिवन लिख लो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो, मस्ट बी डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो सबसे, और देखो यहाँ पर क्या देगा, सो इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री, राइट। तो कौन फ्रीज हो रहा है, ये जब आप अमाउंट सॉल्यूशन डिजोल्व हो जा रहा है वाटर में, तब ये फ्रीज हो रहा है। मतलब जो ये फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है -2 डिग्री, राइट। ये अमाउंट को हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन में, मस्ट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ये चीज वाटर में डिजोल्व हो जा रही है एंड उसका आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। तो मतलब ये बेसिकली सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है। सॉल्यूशन में तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो रहा है, तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, दैट इज -2 डिग्री। तो हमने एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, दैट इज TF इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ TF नॉट क्या है आपका, TF नॉट क्या होगा आपका, TF नॉट क्या होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है आपको। TF नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो आपका वाटर ही है, 0 डिग्री दे रखा है। KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.676, राइट, केल्विन kg पर मोल, इतना दे रखा है, राइट। नाउ दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको दे रखा है ये इथेनॉल C2H5OH। इस इथेनॉल का आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको गिवन मास निकालना है। तो मोलर मास तो आपको पता है, 2 × 12 कितना, 2, और उसका 12 होता है, तो 2 × 12 + 5, और एक ऑक्सीजन 16 + 1, तो उसको पूरा समअप करोगे तो 46 आ जाएगा। ये इसका मोलर मास निकल गया, राइट, मोलर मास निकल गया। एक और चीज दे रखी थी आपको, जो कि यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई, पर आपको तो पता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है हमको, राइट। मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg दे रखा है, राइट, मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg दे रखा है, इतना पता है हमको इन्फॉर्मेशन, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला है, ये सारी वैल्यूज देख लो, हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज वी हैव, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF × M, राइट, KF × M। डेल्टा TF क्या होता है आपका, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू TF नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है आपका, 0 है, मतलब वाटर का तो 0 डिग्री दे रखा था, एंड सॉल्यूशन का कितना दे रखा था, -2 डिग्री। तो माइनस पहले से ही था, एंड -2 माइनस विल गेट प्लस, और +2 डिग्री हो गया आपका डेल्टा TF।
तो आपने डेल्टा TF की जगह पे 2 लगा दिया, राइट। KF की वैल्यू आपकी 1.86 थी, M हमने M एज इट इज लिख दिया। अब पहले हम M को सॉल्व कर लेते हैं। M क्या होता है आपका बेसिक फॉर्मूला? M का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अब ये मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg तो दे रखा है आपको 1 kg, राइट, क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखो, मस्ट डिसॉल्व इन 1 kg वाटर। 1 kg वाटर, व्हाट इज दिस? दिस इज द मास, राइट। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेगा? गिवन मास, मान लो गिवन मास को हमने x मान लिया, डिवाइडेड बाय मोलर मास। सोल्यूट क्या है आपका? इथेनॉल, जो कि हमने कंसिडर किया है, एज्यूम किया है कि वो नॉन वोलाटाइल है, राइट। तो x डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, राइट। अब हमने क्या किया, m इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये कुछ 46 आया था। हम इस 46 को यहाँ पर लिख देंगे, ये मोलर मास, और ये वाला डिनोमिनेटर है ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में था, ये इसके साथ आ जाएगा। तो 46 मल्टीप्लाई मास ऑफ द सॉल्वेंट 1 kg, राइट। 1 kg, इतना समझ में आ गया ना। अगेन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, ये था 2 इज इक्वल्स टू 1.86 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1 kg। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2 इज इक्वल्स टू 1.86 मल्टीप्लाई m की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय 46, x डिवाइड मल्टीप्लाई 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग 46 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इज इक्वल्स टू 1.86 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 46, ठीक है, 46। अब क्या होगा, हमको इसमें से x निकालना है, तो x को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और ये डिनोमिनेटर 46 को न्यूमरेटर में भेज देंगे, मतलब 46 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.86। सो x इज इक्वल टू वही लिखा हुआ है 46 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 1.86। अब ये पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 49.46 आ रहा है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल टू 50 ग्राम मान ले रहे हैं, या फिर आप उसको 49.46 भी लिख सकते हो। सो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, x की वैल्यू हमारी 50 ग्राम निकल गई। हमको यहाँ पर क्या पूछा था, हमको पूछा था व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 C2O5OH must be dissolved in 1 kg. So you can say 50 gram of C2H5OH must be dissolved in 1 kg of water. ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, राइट। आप लोग खुद भी कर सकते थे, बट यहाँ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप इसको एक लुक देख लो, वीडियो पॉज कर दो, मैं इस वीडियो में तो इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाली, नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू दिस, ओके, दिस क्वेश्चन। So this is for today's class, student. Thank you. In the next video, we'll continue next question.